नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी 2 क्लास में। हाँ, हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, हमने साइंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल, क्योंकि भूगोल से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी या 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 5 या 7 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिल जाएगा। तो आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। एक मिनट में थोड़ा और जूम कर लूँ। रहा है ना थोड़ा थोड़ा, हम और भी कर सकते हैं। नहीं आ रहा, जो हो रहा है। जरूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा जूम आउट भी कर लेंगे। अब आपको सही शो कर रहा होगा। भौगोलिक स्थिति भारत के बारे में पहले देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इससे पहले जो यूपी पीसीएस ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, उसमें हमने ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। क्या है, तो यूपी पीसीएस थ्रू जो है, जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह जो भी परीक्षा कराई गई हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं से कुछ पुराने क्वेश्चन से और कुछ पुराने क्वेश्चन को जोड़ तोड़ के नए क्वेश्चन का निर्माण किया जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, वह है मेघालय। भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित है कितने? 9 राज्य जो हैं आपको भौगोलिक तट रेखा के यहाँ आते होंगे। कितने राज्य मिलेंगे? 9 राज्य मिलेंगे। तो यहाँ जितने आप राज्य देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत में से मैच करेंगे, वो 9 राज्य हैं। इसको मिटा देते हैं। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और भी राज्य कौन कौन से, वो आप कमेंट करिएगा। इधर से आप पश्चिम से पूरब की ओर कमेंट करिए लाइन वार से, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई के कारण ऐसा होता है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है किसमें? भारत के अंतर्गत। और जनसंख्या कितनी आती है? लगभग 17.5% जनसंख्या भारत की आती है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, वह है श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी है और कर्क रेखा के दक्षिण में है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में। एक ही शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, वो है कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के नजदीक है, वह है उदयपुर, त्रिपुरा वाला। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? गांधीनगर। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित कौन है? गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, वह है मणिपुर, जो है उत्तर में स्थित है। अब उसके बाद देखते हैं कितने भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो है 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। कमेंट करिए। सबसे पहले आप बताएंगे गुजरात, फिर आप बताएंगे
राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। 8 राज्य हो गए ये देखिए। अब इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है? वह है मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से करता है। भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्व। यदि भारत भारत मानक समय यमुनोत्तर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा आपका 14:30। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है? मिजोरम है। भारतीय मानक समय लिया जाता है प्रयागराज के नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है 8 डिग्री चैनल के साथ। मालदीव आजकल बहुत इस समय चर्चा में था कुछ दिन पहले, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो 8 डिग्री चैनल से पृथक होती है। 9 डिग्री 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और निकोबार के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्य 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्य का समय हो कितना? 7 बजे, 2 घंटे पीछे चलता है। भारत का वह राज्य जहां सूर्य सबसे पहले दिखता है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब जो होता है अरुणोदय, अरुणोदय मतलब होता है जो जहां सूर्य सबसे पहले उगे। अरुणोदय को जब आप पढ़ेंगे, जहां सूर्य सबसे पहले से, आपने आरओ आरओ परीक्षा दी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो कई शब्दों के एक शब्द जो थे ना उसमें आया था कि अरुणोदय मतलब क्या होता है? अरुणोदय मतलब होता है कि जहां सूर्य सबसे पहले उगे। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ से उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणोदय से ही अरुणाचल प्रदेश बना है। भारत का दूरस्थ दक्षिणम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखती है? वह है 92.5 डिग्री पर पूर्व पे दिखती है। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। कहाँ है वो? उज्जैन है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का ग्रीनविच कहाँ कहा जाने वाला स्थान है? वो उज्जैन है। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? वह है पाकिस्तान से, सॉरी, अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणों कभी नहीं प्राप्त होती है श्रीनगर पे। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? 7 बजे। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। अब राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात। सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ जनसंख्या है दिल्ली का। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। उत्तर पूर्वी की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहनी सम्मिलित हुई थी कौन सी? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। वह नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है वह है गुवाहाटी। अब सीमावर्ती देश लेते हैं। मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन की। और भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान के समीप सीमा बनाते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। हाँ, अगर एक केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान में नाम आएगा तो आप लद्दाख को भी लिख सकते हैं। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह है त्रिपुरा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है वह है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखेंगे नागालैंड,
फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ऐसे याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश सबको याद, यहाँ से मुड़ेगा ऐसे, तो अरुणाचल प्रदेश तो याद ही होगा आपको। फिर नागालैंड याद रखना है, मणिपुर हिंसा का विषय बना हुआ है आपको पता है। और मिजोरम, मिजोरम सबसे नीचे है, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। और यहीं से मणिपुर से यहाँ म्यांमार की सीमा भी लगती है। चलिए अब आगे देखते हैं, अन्य तथ्य देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणित प्राप्त तट, मतलब ब्लू फ्लैग ऐसे जो वहाँ इको फ्रेंडली होते हैं, बहुत स्वच्छ होते हैं, उनको रखा जाता है। तो ब्लू फ्लैग दिया जाता है उनको। घोगला कहाँ है? दीव पर। कसरकोड कर्नाटक में। कड़प्पा केरल में। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार? 12 मील तक है। फिर 200 नॉटिकल मील तक कौन आएगा? वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका आ जाता है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है मणिपुर से नहीं गुजरती है। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर। शांति निकेतन शैक्षणिक नगर। धनबाद खनन नगर। आबू पर्यटन नगर है। अब देखेंगे पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र देखेंगे। देपसा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला लद्दाख, बनिहाल जम्मू एवं कश्मीर। डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। उत्तराखंड का एक बागेश्वर जिला है, वहाँ क्या है? हिमालय के त्रिशूल शिखर हैं। अब पहाड़ियाँ देखेंगे भारत में, उन कौन कौन राज्य में अवस्थित है उनको देखेंगे। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में। हिलारी श्रेणी कर्नाटक में। चिन श्रेणी मणिपुर में। धोशी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। अब भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी पर्वत या देख ले। तमिलनाडु में डोडा बेटा है। राजस्थान में गुरु शिखर है। नागालैंड में सारामती चोटी। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। गुरला मांधाता शिखर अवस्थित है कहाँ? हिमालय पर। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? इलायची कार्डिनम पहाड़ी श्रृंखला है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है पीर पंजाल है। कौन सी है वो? पीर पंजाल है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो पीर पंजाल है। भारत में खनिज भंडारण के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम जाना जाता है। यह एक घनस्रोत पर्वत है जिसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है एवं इसकी उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित हैं, पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ? भारत में है। कंचनजंगा कहाँ है? भारत में है। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख का पठार। हिमालय पर्यायवाची होता है महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है। उत्तर प्रदेशिक हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं वह है नीलगिरी पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कार्डिनम पहाड़ी जिसकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अन्नाईमुडी है, याद रखिएगा। नंगा पर्वत अवस्थित है कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमकाल माना जाते हैं, वो माना जाते हैं लघु हिमकाल 1650 से लेकर 1870 तक। अंडमान, ये लघु हिमकाल, ये यार क्वेश्चन कुछ विवादित है, इसको रहने दीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। कुल्लू घाटी
पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। धौलाधर ये तथा पीर पंजाल की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में। नर्मदा तथा तापी नदी के मध्य अवस्थित है सतपुड़ा पहाड़ी है। नर्मदा और तापी के मध्य कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी है। अब राज्य हैं और सबसे ऊंची चोटी देख लेंगे। केरल की अनाईमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दोडा बेटा है। तमिलनाडु की दोडा बेटा है, केरल की अनाईमुडी है, ध्यान रखना है। अब सूची एक सूची दो। नोकरेक मेघालय में है, अगस्त्यामलाई केरल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्यामलाई केरल में है, नोकरेक मेघालय में है। मैकाले रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है लेह। जास्कर और लद्दाख के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी अवस्थित है? वो है लेह है। अब पठारी क्षेत्र देख लेते हैं। दंडका रण अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य दंडका रण अवस्थित है। मेघालय का पठार मेघालय का पठार भाग है। प्रायद्वीपीय जो है पठार का ही भाग है। अब देखेंगे मैदानी क्षेत्र। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तृत है। प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। तो उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग अपवाह तंत्र। अब सिंधु बेसिन का पहले देखेंगे। पंचनद में सम्मिलित नहीं है। सिंधु जो है वह पंचनद में सम्मिलित नहीं है। इधर आगे देखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रेणी से। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है वह है सतलज। वह हिमालय की तीन श्रेणियों को आर पार काटती है। दुग्ध गंगा नदी अवस्थित है कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है वह है सतलज। व्यास एवं सतलज नदी के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब कहाँ है? वो व्यास और सतलज नदी के बीच फैला हुआ है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन को। वह नदी जिसमें मांजुली नदियन द्वीप है वह है ब्रह्मपुत्र। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी? वो तीस्ता नदी है। हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है क्या है? नदी अपरहन है। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। अब गंगा बेसिन देखेंगे। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है जोंक नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं वो है देवप्रयाग। अयो अयोध्यारोपित नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ किस नदी के किनारे अवस्थित है? वो है अलकनंदा के किनारे है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, मतलब जो पूरब की ओर बहती है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वो है कोशी नदी है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तर दिशा में है वह है सोन नदी। अब गोदावरी बेसिन देखेंगे। यमुना यमुनोत्री बंदर पूंछ से, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से,
गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से। महानदी वो सिहावा पहाड़ी से। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है कौन सी? गोदावरी। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी का। अब है कृष्णा बेसिन। देख, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। अन्य नदियां देखेंगे, सहायक नदियां और नदी देखेंगे। मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता गोदावरी। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है वह है तापी, जो है वो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। प्रमुख नदी देख लेते हैं और सहायक नदी देख लेते हैं। गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा, नर्मदा की तवा, कृष्णा की दूध गंगा, कावेरी की हिमावती। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है वह है ताप्ती। कोशी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है वह है महानदी। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती। अब नदी घाटी परियोजना और नदी की अवस्थिति देख लेते हैं। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, माटा टीला बेतवा नदी पे, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगई। पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है वह है ताप्ती। वह सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक के उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुरण श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के मध्य में। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी नहीं है वह देखेंगे हुगली की सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। दक्षिण भारत की नदी प्रमुख रूप से प्रवाहित तंत्र है वृक्षनुमा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य और नदी के नाम है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है। अग्री सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की है। संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश की। तो संकोश नदी की सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो सीमा बनाती है उस नदी का नाम संकोश नदी है। वह नदी जो अरुणाचल प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है वह है महानदी है। तो अरुणाचल प्रदेश में अपना डेल्टा कौन बनाती है? सॉरी, उड़ीसा। उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन बनाती है? वह महानदी है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व जो होता है वह दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। अब नदी देखेंगे, सहायक नदी। गंगा की सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। यमुना की केन। अब नदी किनारे स्थित नगर देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग नदी के संगम पर स्थित है धौलीगंगा और अलकनंदा में। धौली स्थित है भुवनेश्वर पे। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के बाएं तट पे। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम है खिरकी। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मनाता है 16वीं 600वीं। अब देखेंगे तटीय भाग एवं द्वीपीय समूह।
पूर्वी भाग में देखेंगे कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरी केंद्र है नागापट्टनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य अवस्थित है कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के मध्य कौन सा मध्य स्थित है? वो है कोरोमंडल का तट अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। अब है पश्चिमी भाग देखेंगे। कोरी क्रिक निवेशिका स्थित है कहाँ? कच्छ के रन में है। कोरी क्रिक कहाँ है? वह कच्छ के रन में है। कच्छ का रन कहाँ? गुजरात में है। केरल का कुडा कुड्डानाड या कुंडानाडु प्रसिद्ध है, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है, वह है केरल है। अब द्वीप समूह देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, अमीन द्वीपी द्वीप नहीं है। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, वह है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है सालसेट। भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप कौन सा है? वह है सालसेट जो है, वहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है और वो द्वीप है। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच पाक की खाड़ी अवस्थित है। वेलिकोंडा समूह इसका संरचनात्मक हिस्सा है, वह है पूर्वी घाट का। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? वह है पूर्वी घाट का है। वेशंत शाखोधर कच्छ की खाड़ी, पिरम खंबात की खाड़ी, द्वारिका अरब सागर, द्वीप काठियावाड़ तट। ये याद रखिएगा, द्वीप और अवस्थिति एक बार फिर देते। वेयंत शाखोधर कच्छ की खाड़ी में, पीरम खंबात की खाड़ी में, द्वारिका अरब सागर तट पर, द्वीप काठियावाड़ तट पर है। भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप में अवस्थित है। भारत में बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वो अंडमान द्वीप पर है। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, वह है मिनिकॉय। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है, वह है मिनिकॉय आता है। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं। केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है, गोंडवाना समूह। वेलिंगकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है, पूर्वी घाट का है। तो वेलिकोंडन समूह संरचनात्मक हिस्सा किसका है? पूर्वी घाट का है। अब घाटियां देख लेते हैं। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, वो है सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी में कौन स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, भारत और पाकिस्तान के बीच का है। सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? सियाचिन है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है, वह है मिलाम। तो उत्तराखंड के कुमाऊं में कौन सा हिमनद अवस्थित है? वो है मिलाम है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। अब सुंदर शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, वट वट्टापराई जलप्रपात पझियार नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। जोग जलप्रपात वो है शरावती नदी पर है और वट्टापराई जलप्रपात पझियार नदी पर है। बूढ़ घाघा
प्रपात स्थित है बूढ़ा नदी पर। हिमाचल प्रदेश गर्म झरने दिखेंगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्तपानी, महाराष्ट्र में वृषश्रवी, राजस्थान में नारायणी। ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनोमिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति देख लेते हैं। बरकाना कर्नाटक में अवस्थित है, अंधाधार उड़ीसा में, वाझाचल केरल, पलानी हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पे जो जलप्रपात है, हाँ, वो कुंचिकल भारत में कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक में है। अब झील देखेंगे। वह झील जो भारत के दो राज्यों की सीमा बनाती है, पुलिकट झील बनाती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगूर झील है चिल्का झील। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है? वूलर झील। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश के हरसूद नगर जलमग्न हुआ है, वह इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। मुंबई में मीठी नदी निकलती है विहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। भारत में फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी, ब्रैफो हिमनद ब्राबलेहा घाटी, बारह शिगरी हिमनद चंद्रा घाटी, सोना पानी हिमनद चंद्र घाटी लेह। माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, दीफू अरुणाचल प्रदेश, अघील जो है लद्दाख में। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, वह पश्चिमी विक्षोभ है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आप लिखेंगे केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है, वह है सिक्किम। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, वह है खैबर दर्रा। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है, वह है जोजिला। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ? किस राज्य में? सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था, वह है आपका चीन के साथ है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा अवस्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। अब मानसून एवं वर्षा देख लेते हैं। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवनें हैं पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें हैं। भारत की जलवायु का प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। उसके बाद देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है, स्थान है चेन्नई। एक ऐसा क्षेत्र जो जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती के लिए आइडियल है? और देखेंगे चाय की खेती के लिए है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। दक्षिण पूर्व से नहीं, उत्तर पूर्व से याद रखिएगा। वह स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होती है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर।
भारत में वर्षा का अधिकार होते हुए भी यह देश प्यासी धरती कहलाता है। इसका कारण है वर्षा की पानी का तेजी से बहना, वर्षा के पानी का शीघ्रतम से भाप बनकर उड़ना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने तेजी से होना। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कलकत्ता कलकत्ता में वायुमंडल में सर्वाधिक योगदान है लघु उद्योग औद्योगिक इकाई का। कलकत्ता में वायु प्रदूषण का सर्वाधिक जो कारण है वो है लघु औद्योगिक इकाई का है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है, जल प्रबंधन से संबंधित है। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्था में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। के बाद देखेंगे पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता का। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मसीन राम। तड़िघ मेघ कहलाते हैं कपासी वर्षा। लौटते मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पे होती है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। भारतीय मानसून कब प्रबल होता है? जब ला नीना होता है। अब है वन यानी कि फॉरेस्ट। अधिकतम रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेतानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र है, मालाबार का तट है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है मिजोरम। और कौन सा राज्य है? वह मिजोरम है। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है वह है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखेंगे वृक्षांदित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन का। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है यूकेलिप्टस है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने की लक्ष्य है? 1/3 यानी कि 33% पे है। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है वो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। आगे देखते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है नोट देखेंगे कुछ क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल 2.91% है। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं नीलगिरी की मेघ बकरियां। अब आगे देखेंगे वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है वह देखेंगे भूटान में है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र का वनाच्छादित है वो है अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पादन होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। भारत का वह राज्य भारत का वह राज्य संघ क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है मिजोरम में। भारत के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि की अधिकतम प्रतिशत मिलता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित होते हैं वह है उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक आपदाएं देख लेते हैं। प्राकृतिक खतरे से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है अकाल और बाढ़ की। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है वह है कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। भारत में भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है 4। इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती है 50 वर्ष तक। भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य कौन सा है उड़ीसा। अब चट्टान या शैल एवं मृदा देखेंगे। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली मृदा महाराष्ट्र, लाल मृदा आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड की। पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका था उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है आइडेफिक आइडिफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है रेगुड़ मिट्टी है यानी कि काली मिट्टी। शैल तंत्र में से भारत के कोयला निक्षेपण डिपॉजिटरी का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत के निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम में। लौह अयस्क के जो जमाव पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुग में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ वह है प्लीस्टोसीन हिमयुग। विंध्याचल शैलों में जिसका वृहद भंडारण पाया जाता है वह है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमय रूप है शिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़। भारत का धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित खनिज एवं युक्त काली मिट्टी। काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। वह मिट्टी जिसको कम ऊंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है वह है काली मिट्टी। काली कपास मिट्टी जानी जाती है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। स्वतः कृष्ण मिट्टी कहलाती है कपास की काली मिट्टी। मिट्टी और राज जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटराइट मिट्टी केरल और ओसम और लाल मिट्टी तमिलनाडु। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है वह है चंबल। भारत के सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा नदी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ एवं वर्तमान सीमाओं के ऊपर। अब लेटराइट मिट्टी मिलती कहाँ महाराष्ट्र में। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी देख लेते हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार पे। भारत के सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाई जाती है वह है क्षारीय मिट्टी। जो क्षारीय मिट्टी होती है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तत्व। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह है शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र। हुमस का उदाहरण है जैविक कोलाइड का। अब सिंचाई एवं
नदी घाटी परियोजना देखते हैं। गोंडवाना गोंडवाना संतरों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। घटप्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। उकाई नहर नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नील नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना अवस्थित है झेलम नदी पर। परियोजना और नदी देख लेते हैं। उकाई ताप्ती नदी, जायकवाड़ी गोदावरी नदी, गंडक वासला मूथा, मयूराक्षी मयूराक्षी में। चेरुथानी बांध बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपुंझा बांध अवस्थित है मलमपुंज नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय अवस्थित है कहाँ उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया वह है भागीरथी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। भारत का वह राज्य जहां नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्परसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को मिल रहा है वह चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है वह उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी पर। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनशा जे दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त कार्य है वो तुलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थित है हरिके बैराज में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान पर। राजस्थान इंदिरा नहर निकाली गई है सतलज नदी पर। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों का नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था वह था हिमाचल प्रदेश। बलिहार परियोजना कलंगम सिंचाई परियोजना अवस्थित है केरल में। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जुड़ी है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। तो सेतु समुद्रम जो परियोजना किसको जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली के पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए। बकिंग बकिंगम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई का नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भांगड़ा नागल बांध की। इंदिरा गांधी नहर के जल स्रोत हैं सतलज एवं व्यास। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी थी संबंधित था त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध अवस्थित है राजस्थान से। मेटूर बांध तमिलनाडु। हीराकुंड बांध उड़ीसा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। कृष्णा बांध कर्नाटक। अब देखेंगे खनिज संसाधन से जो प्रश्न बनते हैं। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अभ्रक। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। नोआ मुड्डई झारखंड। सुंदर
कर्नाटक, बैलाडीला छत्तीसगढ़। तांबा जो है आपका तालोज या तरेगांव से, लौ अयस्क जो आप देखेंगे वो बैलाडीला से, मैग्नीशियम बालाघाट से, अभ्रक जो है आपको मिलेगा नेल्लौर से मिलेगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो भारत राज्य लौह अयस्क के लिए प्रमुख है, वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा महत्वपूर्ण है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। लघु क्षेत्र है कुंदेरमुख। रा, राउरकेला इस्पात संयंत्रों को राउरकेला इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, वह कोइंझर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है लौह अयस्क के खोज से। निम्नलिखित में भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्र में कोयला क्षेत्र में काफी दूरी है, वह है भद्रावती से। तांबा राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहां तांबे का सबसे अधिक भंडारण है वह है राजस्थान। बॉक्साइट भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा और गुजरात हैं। कोयला भारत के कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है, रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है नौवेली है। तो भारत में लिग्नाइट कोयला होता है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नौवेली है। अब कोयला क्षेत्र अवस्थित माकूम असम, नामचिका अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश। कोयला खदान और भारत में राज्य झिलमिल छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुरा हिमगिरी उड़ीसा, सोहागपुर मध्य प्रदेश। अब कोयला क्षेत्र और राज्य देख लेते हैं। रणजीत घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड। गुरु महिसानी लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर जास्ता के लिए। भारत में कोयला 2008-9 के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। वह राज्य जहां लिग्निटाइट को कोयला का विशालतम भंडार है तमिलनाडु। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामफुका कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्निटाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। कोयला क्षेत्र अवस्थिति देख लेते हैं। तालचेर महानदी घाटी पर, कर्णपुरा दामोदर घाटी पर, सिंगरौली सोन घाटी पर, सिंगरौनी जो है गोदावरी घाटी पर है। अब अभ्रक देख लेते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक में है किसमें? अभ्रक में। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाली जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है वह है आंध्र प्रदेश। शीशा और जस्ता देख लेते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन होता है राजस्थान में। अब देखने जा रहे हैं अन्य खनिज, खादान और खनिज। खेतड़ी तांबा, गिरिडीह कोयला, सुंदरगढ़ लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट। एक अधात्विक खनिज नहीं है एपेटाइट, और एपेटाइट जो है वो धात्विक खनिज
नहीं, अधात्विक खनिज नहीं है। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो आप देखेंगे वो भुवनेश्वर में है। अब खनिज तेल और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट में। कॉपर तांबा का बिजली का सामान बनाने में। बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण। मैग्नीशियम का इस्पात में। भारत का वह राज्य जो मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र है। अब वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट में। भारत में तीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम के। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल पे। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडारण के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह है राजस्थान। तांबा उत्पादन क्षेत्र में मोजबानी लॉयक्स बादाम पहाड़। मैग्नीशियम छिंदवाड़ा अभ्रक हजारीबाग। अब ऊर्जा संसाधन को देखते हैं। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा का वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कुंडलकुलम। कुंडलकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु पर। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु ऊर्जा का योगदान है 3.3% का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। कलपक्कम तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। तांबरे महाराष्ट्र। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पोखरण परमाणु बम विस्फोट। थुम्बा रॉकेट लॉन्च मोचन केंद्र। श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है। भारत में पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है 2% है। अब पवन ऊर्जा देखेंगे। शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है इसलिए जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना की क्षमता 150 मेगावाट है। कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है वह तमिलनाडु है। अपन बिजली ऊर्जा देख लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र कौन सा है खंबात तट है। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर यानी कि राजस्थान संबंधित है पनबिजली ऊर्जा केंद्र से। भारत की जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र शिवसमुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है वह है महाराष्ट्र। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में। कहाँ की गई दार्जिलिंग में की गई। के बाद देखेंगे में भारत में एक मिनट रुकिए। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किए गए कहाँ सिंड्रा पाग में। अब है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। समुद्र लोहे में विद्युत बनाने का
भारत का पहला संयंत्र अवस्थित कहाँ कहाँ है? वो है केरल में है। अब देखेंगे ताप ऊर्जा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है दादरी और सिंगरौली है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई कौन सी है? सिंगरौली है। बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुंडगी कर्नाटक, गाड़रवार मध्य प्रदेश। भारत की प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? सौर ऊर्जा। भारत में नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित संभव वाला है सौर ऊर्जा। अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को देख लेते हैं। अली आबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान और गुजरात में होता है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयला पेट्रोलियम शोधशाला अवस्थित है वह है गुजरात। नूना माटी का तेल शोधन कार्यालय अवस्थित है कहाँ? असम में। भारत में पेट्रोलियम पाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बम्बई हाइक से। हाँ, पेट्रोल गुजरात पेट्रोल निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारण का पता चला है वह है कांडला क्षेत्र। वह राज्य वह राज्य जिसमें पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वह है गुजरात। अब है हजीरा उर्वरक कारखाना अवस्थित है प्राकृतिक गैस का। एच बी एचबीजी पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर में। उड़ा उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजारी बिजली जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई वह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ है? माकूम में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडारण के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारण का पता लगाया जाता है वह है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया है वह है अंकलेश्वर में। अब तेल शोधशाला और राजदेव। कोयनी गुजरात, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा, हल्दिया पश्चिम बंगाल। पेट्रोल के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा होता है जल। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस। वह पेट्रोलियम उत्पाद जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है मूरन सॉरी। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। अहमदाबाद सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल कोच, बरौनी तेल शोधन, ऑटोमोबाइल गुरुग्राम, एल्युमिनियम अलूपुरम केरल, पटसन जगत दल पश्चिम बंगाल, रेशम चत्रापटन कर्नाटक। अब उद्योग और व्यापार देखेंगे। पहले समय देख लें एक बार। तो 1 घंटा का समय हो चुका है। कुल अभी इसमें 10 पेज और होंगे। हम्म लगभग इसमें अभी मेरे जो देखेंगे आप 10 पेज है। हम्म तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लौह एवं उद्योग एवं व्यापार से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।